नमस्कार, एशिया विल हिंदी के इस खास फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं दिलीप खान। आज हम बात करेंगे जस्टिस सीकरी को लेकर जो पिछले 2 दिनों से, कल से खास करके जो कंट्रोवर्सी चल रही है, लगातार विवाद हो रहा है इस पर कि जस्टिस सीकरी को जो सीसैट मतलब कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, वहाँ पर जस्टिस सीकरी जाने वाले थे। उन्होंने मौखिक सहमति दे दी थी और ये बात है दिसंबर महीने की, पिछले महीने की। और ये तय हुआ था कि जस्टिस सीकरी वहाँ पे जाएंगे। ये सीसैट जो है वो लंदन में है, इंग्लैंड में है। और उसके बाद आलोक वर्मा वाले मामले में जो 3 सदस्यीय कमेटी बनी, जो अपॉइंटिंग कमेटी थी, उसका फैसला आया। तो ये खबर अभी theprint.in जो वेबसाइट है उसने खबर ब्रेक की कि जस्टिस सीकरी को दिसंबर महीने में सीसैट भेजने की तैयारी चल रही थी। तो एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। इस पूरे विवाद को जस्टिस सीकरी और उनके जो सहयोगी हैं, उनके जो आसपास के लोग हैं, जो उनको करीब से जानते हैं, उन लोगों ने अनजस्ट कंट्रोवर्सी करार दिया। उन लोगों ने कहा कि बिला वजह इस मामले को तूल दिया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि जस्टिस सीकरी का जो पर्सनल क्रेडेंशियल है वो बहुत ही ईमानदार है, बहुत ही कमिटमेंट वाले जज रहे हैं। जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने, जो रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कल सोशल मीडिया पे एक लंबी पोस्ट लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि कैसे जब वो दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस काटजू, तो उस समय कैसे जस्टिस सीकरी कमिटमेंट के साथ काम करते थे। तो काटजू ने कहा कि जो मीडिया में ये स्टोरी चल रही है, और वो स्टोरी ये है कि आलोक वर्मा, सीबीआई चीफ आलोक वर्मा पर सीवीसी प्रोब के बाद जो 3 सदस्यीय कमेटी बनी और 3 सदस्यीय कमेटी ने आलोक वर्मा को बर्खास्त करने का फैसला सुनाया। बर्खास्त में टेक्निकली ट्रांसफर कर दिया सीबीआई चीफ से। उसमें 2-1 से फैसला हुआ था। उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे और सीजीआई के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर जस्टिस सीकरी थे। तो ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई कि क्या जो सरकार ने इनसे कंसेंट ली थी सीकरी से, जस्टिस सीकरी से, कि वो कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल को रिप्रेजेंट करने के लिए लंदन जाएंगे। उसके बाद जो ये फैसला आया, क्या इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? क्या जस्टिस सीकरी पोस्ट रिटायरमेंट मतलब कोई ऐसी सुविधा, कोई ऐसी नौकरी, कोई ऐसी जगह तलाश रहे थे जिसके एवज में आलोक वर्मा वाला फैसला सुनाया गया? तो ये पूरा विवाद है और इस विवाद पे साफ तौर पे 2 गुट बन गए हैं। एक गुट जो कह रहा है कि ये विवाद बेजा है। इसमें जैसे जस्टिस सीकरी के खुद जो करीब के लोग हैं, उनके 2-3 उनकी दलीलें हैं। पहली दलील ये है कि एक तो जो सीसैट है, वो सीसैट में जो ट्राइब्यूनल में जो जज जाते हैं वो कोई परमानेंट काम नहीं है। वो साल में 2-3 दफ़ा उनकी सिटिंग होती है और 2-3 दफ़ा ही जाना होता है। इसमें यह भी नहीं है कि लंदन में जाकर वो परमानेंट रहेंगे। इसमें यह भी नहीं है कि जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है जो द हॉग में है, जो यूएन का एक इंटरनेशनल, जिसको अदालत, अंतर्राष्ट्रीय अदालत जिसको हम कहते हैं, उसकी तरह वहाँ पर कोई न्यायाधीश जाएगा तो परमानेंट नौकरी करेगा। इसमें यह भी नहीं है कि कोई मंथली सैलरी मिलेगी जो सीसैट में प्रतिनिधि गए हैं। तो ये दलीलें हैं जो जस्टिस सीकरी के पक्ष में जाती है। और ये कहा जा रहा है कि अगर वो सुविधा के लिए जाते तो इस तरह का पोस्ट वो कमिटमेंट क्यों करते हैं? इसमें तो कोई सुविधा नहीं है, कोई पैसा नहीं है। तो एक बात ये है। लेकिन दूसरी बात जो इस पूरे फैसले के जब मीडिया में ये खबर आई और उसके बाद जो क्रिटिकल रवैया जो लोग अपना रहे हैं, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, कुछ जर्नलिस्ट भी हैं और कुछ जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं कि जैसे सीकरी और उनके जस्टिस सीकरी के करीबी लोगों ने कहा कि चूंकि ये मामला दिसंबर महीने का है, यानी 1 महीना पहले जब आलोक वर्मा वाले फैसले पर अपॉइंटिंग कमेटी ने बर्खास्तगी की मुहर लगाई, तो इसमें जो काउंटर जो आरोप है एक तरह का, वो आरोप ये है कि जब दिसंबर महीने में भी जस्टिस सीकरी ने ओरल एक तरह से सहमति दी थी, मौखिक सहमति दी थी सरकार को इस बारे में, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट में ये केस आ चुका था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई में इस मामले की सुनवाई चल रही थी, नंबर 1। नंबर 2 कि जब जस्टिस सीकरी ने इस पूरे मामले पर अपनी सहमति दे दी और उसके बाद जब अपॉइंटिंग कमेटी में जस्टिस रंजन गोगोई ने इनका नाम सुझाया,
जस्टिस रंजन गोगोई ने खुद को उस मीटिंग से अपने आप को रिक्यूज कर लिया था कि बोला कि उन्होंने कहा कि हम इस मीटिंग में नहीं जा सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 8 तारीख वाला जो फैसला था जिसमें अदालत ने कहा था कि आलोक वर्मा को जो सरकार ने छुट्टी पर भेजा है वो गलत फैसला है, आलोक वर्मा को वापस उनका जो पावर है वो बहाल उनको किया जाए। तो उसके बाद जब 10 तारीख को अपॉइंटिंग कमेटी की बैठक हुई तो उसमें एक रिप्रेजेंटेटिव सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, तो रंजन गोगोई ने कहा कि चूंकि मैं फैसला सुना चुका हूं तो मेरा इसमें एक तरह की इस पूरे मामले में मैं शामिल हूं, इसलिए मैं इसमें नहीं जा सकता। तो जस्टिस सीकरी का नाम उन्होंने सुझाया। तो जो आलोचक कह रहे हैं कि जिस तरह रंजन गोगोई ने खुद को अपने नाम को बचा लिया, अपने आप को अलग कर लिया इस पूरे मामले से, कहा कि अब मैं उस मीटिंग में नहीं जाऊंगा क्योंकि इस मामले में मैं शामिल हूं, उसी तरह जस्टिस सीकरी को भी यह कदम उठाना चाहिए था। जस्टिस सीकरी को कहना चाहिए था कि सरकार के साथ चूंकि वो एक सहमति वो दे चुके हैं सीसैट में एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर जाने को लेकर, इसलिए वो जब अपॉइंटिंग कमेटी की बैठक होगी तो उसमें वो शामिल नहीं होंगे। ये एक आलोचना है। दूसरी बड़ी बात इसमें यह है कि जो जस्टिस पटनायक है, ए.के. पटनायक, ये रिटायर्ड जज है सुप्रीम कोर्ट के, जो अपॉइंटिंग कमेटी ने आलोक वर्मा की जो बर्खास्तगी हुई सीबीआई को लेकर, उसमें सीवीसी की जो जांच रिपोर्ट थी उसकी वो अगुवाई कर रहे थे जस्टिस ए.के. पटनायक। तो जस्टिस ए.के. पटनायक ने जब ये फैसला देखा अपॉइंटिंग कमेटी का, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे, जिसमें जस्टिस ए.के. सीकरी थे, जिसमें कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे थे, जब इन लोगों ने 2-1 से यह फैसला सुनाया कि आलोक वर्मा को हटा दिया जाए, तो जस्टिस ए.के. पटनायक ने अपना रिएक्शन दिया, अपनी प्रतिक्रिया दी, जो द इंडियन एक्सप्रेस ने छापा अखबार ने। उसमें पटनायक ने कहा कि ये बहुत ही, उन्होंने कहा कि इट्स वेरी वेरी हैस्टी। जस्टिस पटनायक ने कहा कि जिस रिपोर्ट की बुनियाद पर, जिस रिपोर्ट की बिना पर इस कमेटी ने फैसला लिया है वो रिपोर्ट उन्होंने तैयार नहीं की है। जस्टिस पटनायक ने कहा कि उस रिपोर्ट में ज्यादातर जो एनेक्सर थे, जो संलग्नक थे, वो सिर्फ जो सीबीआई में नंबर 2 थे डेप्यूटी, जिन पर अभी जिसके बारे में बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उनके खिलाफ फैसला सुनाया, उनका नाम है राकेश अस्थाना। उन्होंने कहा कि राकेश अस्थाना की जो शिकायतें थी, उन्हीं शिकायतों को मोटे तौर पर सीबीसी ने रिपोर्ट के तौर पर पेश कर दी इस अपॉइंटिंग कमेटी के सामने। इसलिए जस्टिस पटनायक ने कहा कि जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में कहीं भी नहीं कहा गया कि आलोक वर्मा एक भ्रष्ट है, आलोक वर्मा के खिलाफ कोई ठोस सबूत उस रिपोर्ट में कहीं नहीं जाहिर होती है। तो इस पूरे विवाद के बाद जस्टिस पटनायक ने यह भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने तो फैसला दिया चूंकि सरकार के बीच ठनी हुई थी। उन्होंने एक इशारा किया कि जब सुप्रीम कोर्ट के एक जज इस पूरे अपॉइंटिंग कमेटी की मीटिंग में शामिल थे तो वो एक मैच्योर एक डिसीजन की उम्मीद कर रहे थे। अब इसके बाद 2-3 चीजें आप देखेंगे कि उस पर 2 बातें मैं जरूर बताना चाहूंगा जिस पर विवाद चल रहा है, और वो विवाद धीरे धीरे मतलब इस पूरे मामले से उठ के एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम की तरफ बढ़ने लगा। वो प्रॉब्लम ये है और वो बहस ये है कि क्या ये जो पोस्ट रिटायरमेंट सर्विसेज हैं, कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज, जैसे कोई सीनियर आईएएस अधिकारी, वो जो रिटायर्ड होते हैं, रिटायरमेंट के बाद जो उनको कई जगह पर नई जिम्मेदारी दी जाती है, क्या ये वाजिब है? क्योंकि सवाल 2-3 उठे। जैसे मैं 1-2 मिसाल देना चाहूंगा कि जैसे बीएस बस्सी जब दिल्ली पुलिस कमिश्नर थे तो ये माना गया उस समय जब जेएनयू का पूरा एपिसोड चल रहा था, जेएनयू के स्टूडेंट के खिलाफ पुलिस लगी हुई थी, एंटी नेशनल कहा जा रहा था उस समय जेएनयू के कई स्टूडेंट्स को, उसमें बीएस बस्सी का एक बहुत बढ़ चढ़कर रोज एक बयान देते थे कि उनके खिलाफ, स्टूडेंट के खिलाफ उनके पास सबूत है, वो जल्द ही 1 महीने में चार्जशीट दायर कर देंगे, वो तुरंत इन छात्रों को अदालत में देशद्रोही साबित कर देंगे। लेकिन जस्टिस बस्सी रिटायर कर गए, उसके बाद उनको नई नई जिम्मेदारी मिली, वो बाद में अभी इस समय यूपीएससी के मेंबर हैं, लेकिन पुलिस लंबे समय तक, महीनों तक कोशिश के बावजूद जेएनयू स्टूडेंट्स के खिलाफ चार्जशीट दायर नहीं कर पाई थी, हाल में जब पुलिस ने किया उससे पहले तक। तो ये बात उठने लगी कि क्या इस तरह की सर्विस में जो लोग होते हैं वो सरकार को खुश करने के लिए या सरकार के साथ एक साठगांठ, एक सामंजस्य बैठाते हुए क्या प्रो गवर्नमेंट अपना एक स्टैंड ले पाते हैं। दूसरी एक मिसाल, जैसे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं नृपेंद्र मिश्र,
नृपेंद्र मिश्रा को लेकर भी जब उनकी अपॉइंटमेंट उनका हुआ था तो पार्लियामेंट में स्पेशल आप कहिए कि पूरी बैठक हुई, बिल चेंज मतलब एक नियम कायदा चेंज करना पड़ गया, क्योंकि नृपेंद्र मिश्रा उससे पहले TRAI के अध्यक्ष रह चुके थे, तो रिटायर कर चुके थे। नृपेंद्र मिश्रा को बाद में प्रिंसिपल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। इसी तरह जब सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर होते हैं तो उनके बाद में उन्हें कई जिम्मेदारियां दी जाती है। ये कतई नहीं कहा जा सकता कि ये जिम्मेदारियां हमेशा जो उनको मिलती है उसके एवज में वो कोई फेवर करते हैं। मतलब ये आरोप कोई नहीं लगा रहा, जो आलोचक है वो भी नहीं लगा रहा, लेकिन ये इस स्ट्रक्चर पे सवाल जरूर उठ रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जज जैसे जो एक जिनके पास कानून की, जिनके पास फैसले का एक अल्टीमेट अथॉरिटी, अल्टीमेट एक इंस्टीट्यूशन है सुप्रीम कोर्ट, वहां से जब कोई रिटायर होता है तो क्या वो इस पोजीशन में होता है कि रिटायरमेंट से पहले अगर कोई फैसला वो सुना रहे हैं तो क्या सरकार के साथ या किसी इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में रहने वाले स्टेट मशीनरी के किसी भी व्यक्ति के साथ क्या उनका कोई तालमेल बैठता है? क्या पोस्ट रिटायरमेंट जॉब का करंट जो उनकी सर्विस है उस पर कोई इम्पैक्ट पड़ता है? क्या जो पोस्ट रिटायरमेंट कमिटमेंट है उसका मौजूदा सर्विस पे कोई असर पड़ता है? क्योंकि जस्टिस सीकरी के पूरे विवाद पे ये बात इसलिए जोर शोर से उठ रही है क्योंकि वो 6 मार्च 2019 को रिटायर होने वाले थे और रिटायरमेंट के बाद वो CSAT में उन्होंने कमिट किया था कि वो जाएंगे मतलब जो कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल है उसमें वो सर्व करेंगे। तो दो बातें दोनों आप लगभग क्लियर हो गई होंगी। तो एक तो जस्टिस सीकरी के जो सहयोगी है, जो उनके साथ रहने, जो उनके साथ स्टैंड कर रहे हैं, उनका कहना है कि ये आरोप फ्रिविलस है, ये आरोप गलत है। ये इसलिए गलत है क्योंकि इसमें कोई मॉनेटरी फायदा नहीं है जस्टिस सीकरी को, इनमें कोई ये भी फायदा नहीं कोई इंग्लैंड में जाके रहे द हॉग वाली इंटरनेशनल अदालत की तरह। तो इसमें कोई जस्टिस सीकरी को आप कहें कि सीधे तौर पर कोई मॉनेटरी फायदा नहीं, कोई सुविधा का फायदा नहीं है, इसलिए ये आरोप बेबुनियाद है कि जस्टिस सीकरी ने कोई कॉम्प्रोमाइज किया इस आलोक वर्मा वाले अपॉइंटिंग कमेटी की मीटिंग में। दूसरा जो आलोचना वाली बात है उसमें 2 पॉइंट ये आ रही है कि एक तो जस्टिस सीकरी को रिक्यूज करना चाहिए, अपने आप को इस मीटिंग से अलग कर लेना चाहिए था। दूसरी बात ये आ रही है कि क्या इन प्रिंसिपल जो सर्विस में जो लोग हैं उनको पोस्ट रिटायरमेंट कमिटमेंट सर्विस में रहने के दौरान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या इसका असर उनकी मौजूदा सर्विस पे पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है। तो ये रहा जस्टिस सीकरी पर जो कंट्रोवर्सी अभी चल रही है उसके बारे में एक संक्षिप्त लेखा जोखा। हम रोज आपसे इसी तरह के रोजाना के जो बड़े मुद्दे हैं उन पे आपसे रूबरू होते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए एशियाविल हिंदी। हम जल्द ही वेबसाइट लॉन्च करने वाले हैं और जब तक वेबसाइट लॉन्च नहीं होती तब तक आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे हमें फॉलो करते रहे और लगातार अपडेट होते रहे। नमस्कार।